सुप्रभात बच्चों। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज साहू आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को आरोप पुस्तक के पाठ पथिक। इस पाठ के कवि हैं राम नरेश त्रिपाठी जी। आइए इस पाठ के बारे में संक्षिप्त परिचय देखते हैं, जानते हैं। यह कविता पथिक शीर्षक खंड काव्य के पहले सर्ग से लिया गया है। इस कविता में कवि प्रकृति के विभिन्न उपादानों के कार्यकलापों के माध्यम से विभिन्न उपादान मतलब अलग अलग प्रकृति के अलग अलग जो वस्तुएं हैं, नदी पहाड़ आदि समुद्र आदि है ना, तो उन सभी के क्रियाकलापों के माध्यम से उत्पन्न उसके सौंदर्य पर मुग्ध होकर इस संसार से विरक्ति पाने और वहीं बसने की अपनी इच्छा प्रकट करता है। यहाँ किसी साधुजन द्वारा संदेश ग्रहण करके वह देश सेवा का व्रत लेता है। राजा द्वारा उसे दंड मिलता है, परंतु उसकी कीर्ति समाज में बनी रहती है। सागर के किनारे खड़ा पथिक उसके सौंदर्य पर मुग्ध है। प्रकृति के इस अद्भुत सौंदर्य को वह मधुर मनोहर उज्ज्वल प्रेम कहानी की तरह पाना चाहता है। प्रकृति के प्रति पथिक का यह प्रेम उसे अपनी पत्नी के प्रेम से दूर ले जाता है। स्वच्छंदतावादी इस रचना में प्रेम, भाषा और कल्पना का अद्भुत संयोग मिलता है। आइए शुरू करते हैं कविता। प्रतिक्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंगा निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। नीचे नील समुद्र मनोहर, ऊपर नील गगन है। घन पर बैठ बीच में विचरूं यही चाहता है मन, यही मन चाहता है ना। आइए इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक संदर्भ में लिखेंगे। हमारे प्रस्तुत काव्यांश यह कविता हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पथिक नामक कविता से लिया गया है। इसके कवि राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आइए इस और यही संदर्भ इस पूरे कविता में यही रहेगा। इस संदर्भ प्रसंग देखते हैं। इस पद्यांश में समुद्र के प्रति पथिक की अनुभूति को व्यक्त किया गया है। वह समुद्र के किनारे खड़ा होकर उसके सौंदर्य का वर्णन कर रहा है। चलिए व्याख्या देखते हैं। पथिक समुद्र के किनारे प्रकृति के रूप पर मुग्ध होकर कहता है कि प्रत्येक क्षण परिवर्तित होने वाली प्रकृति का रूप अद्भुत है। मेरे सामने सूर्य और बादल का समूह है। इसके सौंदर्य को देखकर ऐसा लगता है मानो बादलों की मंडली मतलब उसका जो समूह है ना, नित नए रंग बिरंगे रूप बनाकर सूर्य के सामने नाच रही हो। ठीक है, वो बादल ऐसा लग रहा है कि अलग अलग प्रकार के अलग अलग दिन बादल के रूप या आकार दिखाई देता है, अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। कभी एकदम काला दिखाई देता है, कभी बादल सूर्य की किरण पड़ने से रंग बिरंगे दिखाई देते हैं। तो वो सभी जो बादल है वो सूर्य के सामने क्या कर रहे हैं, नाच रही है, ऐसा लग रहा है। नीचे मनोरम नीला समुद्र है। नीचे क्या है, मनोरम मतलब बहुत सुंदर लगना है ना, नीला समुद्र है और ऊपर नीला आकाश।
और ऊपर नीला आकाश है। ऐसे में मेरा मन चाहता है कि बादलों के बीच बैठकर आनंद विहार करूं। ठीक है, बादल में बैठकर, नीचे सुंदर समुद्र है और ऊपर नीले रंग के आकाश है ना। तो ये दोनों को, बादल में बैठकर मैं दोनों को देखूं, ऐसा उनका विचार है, ऐसा इच्छा है उन कवि के, पथिक के, है ना। आइए दूसरी कविता देखते हैं। रत्नाकर गर्जन करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत हिमालय रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं जी भर के। चलिए, इसकी संदर्भ तो जो पहले बताया था वही रहेगा, प्रसंग में देखते हैं। इसमें पथिक सागर के किनारे खड़ा है, सामने सूर्योदय हो रहा है, वह इस शोभा पर मुग्ध है। वह समुद्र की गर्जन और सुगंधित वातावरण, मतलब हवाओं को लक्ष्य करके अपने प्रिय से कहता है ना। क्या कहता है, व्याख्या में देखते हैं। मेरे सामने खड़ा समुद्र गर्जन तर्जन कर रहा है, मतलब गरज रहा है, साथ ही मलया नील से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही है। मलया नील ये पर्वत है ना, जहाँ पर ऐसे पेड़ पौधे हैं जो जहाँ जिससे सुगंध निकलती है ना, सुगंध आती है, चंदन या आदि ऐसे पेड़ों के वो वहाँ पेड़ है है ना। तो ये मलया नील, मलयागिरी से निकलने वाली सुगंधित हवाएं बह रही है। हे प्रिय, इन्हें देखकर मेरे मन में यह उत्साह सदा भरा रहता है कि मैं इस विशाल विस्तृत और महान सागर रूपी घर के कोने कोने में जाऊं, है ना। इसकी लहरों पर बैठूं और जी भरकर इसमें विहार करूं। आइए अब अगली कविता देखते हैं। निकल रहा है जल निधि तल पर दिनकर बिंब अधूरा, कमला के कंचन मंदिर का मानो कांत कंगूरा, लाने को निज पुण्य भूमि पर लक्ष्मी की आशावरी असवारी, रत्नाकर ने निर्मित कर दी स्वर्ण सड़क अति प्यारी, है ना। आइए इसके प्रसंग देखते हैं। प्रस्तुत काव्यांश में सूर्योदय के सुंदर दृश्य का अत्यंत सजीव वर्णन किया है ना। व्याख्या में लिखेंगे, पथिक सूर्योदय का वर्णन करते हुए कहता है कि समुद्र की सतह से सूर्य का बिंब अधूरा निकल रहा है। ठीक है, मतलब सूर्योदय हो रहा है तो सूर्य की बहुत दूर तक पानी पानी दिखाई देता है। तो ऐसे जगह में, स्थान में, समुद्र में सूर्य निकल रहा है तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो आधा अधूरा निकला है अभी। सूर्य जो है आधा निकला है अभी, अर्थात आधा सूर्य जल के अंदर है ना, और आधा वो भी ऊपर निकला है। ऐसा लगता है मानो यह लक्ष्मी देवी के स्वर्ण मंदिर का चमकता हुआ कंगूरा हो, है ना। और ये जो ऐसा दिखाई दे रहा है, ये जो सूर्य है आधा पानी के अंदर है और आधा ऊपर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये लक्ष्मी देवी के क्या है, स्वर्ण मंदिर, सोने का मंदिर है ना। उसका चमकता हुआ कंगूरा आप लोग मंदिर में देखे होंगे, एक के बाद घड़ा जैसे, पहले बड़ा, उसके बाद छोटा, उसके बाद छोटा, ऐसा आप लोग देखे होंगे सबसे ऊपर, है ना, मंदिर के ऊपर में, तो उसी को बोलते हैं कंगूरा। तो उसी के जैसे, वो कंगूरा के जैसे ही लग रहा है। पथिक को लगता है कि समुद्र ने अपनी पुण्य भूमि पर लक्ष्मी देवी की सवारी लाने के लिए अति प्यारी सोने की सड़क बना दी हो। ठीक है, और
समुद्र में उसकी परछाई पड़ने से लंबी दिखाई दे रही है ना। तो उसका जो बिंब है, छाया है, पानी में समुद्र में दिखाई दे रही है ना। तो समुद्र सड़क बन गई है, एकदम रंगीन सोने के रंग के ऐसे दिखाई दे रही है ना। इसीलिए बोल रहे हैं कि अति प्यारी सोने की सड़क बनवा दी है ना। सुबह सूर्य का प्रकाश समुद्र तल पर सुनहरी सड़क का दृश्य प्रस्तुत करता है। ठीक है, वो जो दृश्य है वो सड़क के जैसे दिखाई दे रही, समुद्र में बहुत दूर तक उसकी छाया दिखाई देने से वो लंबी दिखाई दे रही है ना। तो उसी को लक्ष्मी जी के लिए सोने का सड़क बना दी है करके वर्णन किया है। आइए अगला देखते हैं। चलिए आगे। निर्भय दृढ़ गंभीर भाव से गरज रहा सागर है, लहरों पर लहरों का आना सुंदर अति सुंदर है। कहो यहाँ से बढ़कर सुख क्या पा सकता है प्राणी। अनुभव करो हृदय से हे अनुराग भरी कल्याणी। आइए इस कविता का संदर्भ तो वही रहेगा जो पहले कविता में बताया हूँ। प्रसंग में देखेंगे कि इस कविता में लिखेंगे, कवि अपनी प्रिया को, प्रिया मतलब जो पत्नी है या फिर उसकी जो प्रेमिका है ना, तो उसी को प्रिया को संबोधित करते हुए प्रकृति के सौंदर्य को अनुभव करने के लिए कहता है ना। व्याख्या देखते हैं इसकी। पथिक कहता है कि समुद्र गंभीर भाव से गरज रहा है, उसके गर्जन में निर्भयता है, दृढ़ता है, अर्थात यह रूप बहुत प्रभावशाली है। अर्थात यह रूप क्या है, प्रभावशाली है। इसमें एक के बाद एक लहरें उठ रही है, एक लहर के पीछे दूसरी लहर का उठना बहुत सुंदर लग रहा है। उन्हें देखकर प्रतीत होता है जैसे उन्हें किसी का भय नहीं। पथिक अपनी प्रिया से, प्रेमिका से कहता है कि हे प्रिया, तुम इस दृश्य की सुंदरता का हृदय की गहराई से अनुभव करो। जो सुख मैं प्राप्त कर रहा हूँ उसे तुम भी अनुभव करो। इससे बढ़कर कोई सुख नहीं है। सच्चे हृदय से अनुभव करके क्या कोई कह सकता है कि संसार में इससे अधिक सुंदरता और सुख पाया जा सकता है। मुझे तो यह सौंदर्य अत्यंत सम्मोहित कर रहा है और मेरी दृष्टि में उसे देखने से जो सुख मिल रहा है वह और कहीं नहीं मिल सकता। आइए अगली कविता देखते हैं। जब गंभीरतम अर्धनिशा में जग को ढक लेता है, अंतरिक्ष की छत पर तारों को छिटका देता है, सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। आइए इस पंक्ति की व्याख्या हम इस प्रकार से लिखेंगे। इस काव्यांश में कवि ने अर्धरात्रि की सुंदरता का वर्णन किया है। व्याख्या में लिखेंगे, जो पथिक अब तक समुद्र के किनारे खड़े होकर उसकी सुंदरता का गान कर रहा था, अब वह प्रकृति के दूसरे रूप का भी यशोगान कर रहा है, मतलब गुणगान कर रहा है या फिर प्रशंसा कर रहा है। वह कहता है कि जब आधी रात को जगत में चारों ओर घनघोर अंधकार या अंधेरा छा जाता है, तब अंतरिक्ष की छत पर, अंतरिक्ष को क्या बता रहा है, छत बता रहा है ना, अंतरिक्ष की छत पर तारे छिटक जाते हैं। तारों को कोई छिड़क दिया है ऐसा बोल रहा है, अर्थात अंधेरा होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। उस समय जगत का स्वामी अर्थात इस जगत को चलाने वाला मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आता है और इस आकाश रूपी गंगा के तट पर खड़ा होकर इसके सौंदर्य के मधुर गीत गाता है ना।
म, कहने का अर्थ यह है कि रात्रि में भी प्रकृति का सौंदर्य इतना मनोहर दिखाई देता है कि जगत का स्वामी आधी रात को आकर छिप छिप कर आकाशगंगा के सौंदर्य का पान करता है, मतलब उसको देखता है, निहारता है। आइए आगे अगली कविता देखते हैं। उससे ही विमुग्ध हो नभ में चंद्र विहंस देता है, वृक्ष विविध पत्तों पुष्पों से तन को सज लेता है। पक्षी हर्ष संभाल न सकते, मुग्ध चहक उठते हैं, फूल सांस लेकर सुख की सानंद महक उठते हैं। आइए इसकी प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। इस काव्य में कवि रात्रि के मनोरम दृश्य का वर्णन कर रहा है। व्याख्या में लिखेंगे, रात के समय आकाशगंगा के जगमग सौंदर्य को देखकर आकाश में चंद्रमा प्रसन्न हो उठता है तथा वह हंसकर खिल उठता है। आशय यह है कि अर्थात यह चंद्रमा का खिलना भी मानो प्रकृति की प्रेम लीला से मुग्ध होना है। मुग्ध होना मतलब मोहित होना। यहाँ तक कि इस प्रेम लीला को देखकर विविध वृक्ष तरह तरह के पत्तों और फूलों से अपने तन को सजाकर खड़े हो जाते हैं। पक्षीगण भी अपनी खुशी संभाल नहीं पाते, वे मुग्ध होकर चहक उठते हैं। फूल भी सुख की सांस लेते हैं और आनंद पूर्वक महक उठते हैं। आइए अगली पंक्ति देखते हैं। वन उपवन गिरिशानुकुंज में मेघ बरस पड़ते हैं, मेरा आत्म प्रलय होता है, नयन नीर झड़ते हैं। पढ़ो लहर तट तृण तरुगिरी नभ किरण जलद पर प्यारी, लिखी हुई यह मधुर कहानी विश्व विमोहन हारी। आइए इसकी प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे। पथिक समुद्र किनारे खड़ा होकर प्रकृति के हर रूप के सौंदर्य की अनुभूति करता है। ये हम प्रसंग में लिखेंगे। व्याख्या देखते हैं इसकी। पथिक प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत है मतलब प्रभावित है। वह कहता है कि प्रकृति की प्रेम लीला से वन उपवन पहाड़ समुद्र तल व वनस्पतियाँ मतलब जितने भी पेड़ पौधे हैं सभी पर मेघ बरसने लगते हैं। स्वयं पथिक भी भावुक हो जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह अपनी प्रिया से कहता है, प्रिया मतलब प्रेमिका या पत्नी से कहता है कि समुद्र की लहरों किनारों तिनकों पेड़ों पर्वतों आकाश किरण व बादलों पर लिखी गई विश्व को मोहित करने वाली कहानी को पढ़ो। वह बहुत प्यारी है, सुंदर है ना। आइए अंतिम कविता देखते हैं। कैसी मधुर मनोहर उज्ज्वल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। स्थिर पवित्र आनंद प्रवाहित सदा शांति सुख कर है, आह प्रेम का राज्य परम सुंदर अतिशय सुंदर है। आइए प्रसंग देखते हैं इस कविता की। पथिक समुद्र किनारे खड़ा होकर प्रकृति की लीला को प्रेम लीला समझकर उसी में वह खुशी का अनुभव करता है। व्याख्या देखते हैं इसकी। पथिक प्रकृति में चल रही प्रेम लीला में स्वयं को लीन करने की इच्छा प्रकट करते हुए कहता है,
मुझे सूरज और समुद्र की यह प्रेम कहानी बहुत मधुर, मनोरम और उज्जवल प्रतीत हो रही है। यह लग रहा है। इसे देखकर मेरा मन करता है कि मैं इसे शब्दों में व्यक्त करूं। मेरी उस प्रेम पूर्ण वाणी को पूरा संसार सुने। प्रकृति में सदा एक पवित्र आनंदमयी और सुखकारी शांति छाई रहती है। यहाँ प्रेम का राज्य छाया प्रतीत होता है। वाह, प्रेम का यह राज्य कितना सुंदर है ना। आइए, ये कविता पूर्ण हो गई है।